बिस्मिल्लाह। खबर तो ज़ाहिर है यही है कि मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने कुछ खास वजूहात नहीं लिखी सिवाय इसके कि वो अपना इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म के स्पुर्द कर दिया है, उनके हवाले कर दिया या उनको पेश कर दिया। बहरहाल इसकी वजूहात बहुत सी बताई जा रही हैं और बहुत दिनों से ये इत्तलात थी कि वज़ीर आज़म ऑफिस शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अफवाहें थी कि या तो उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा या उनको देने के लिए कह दिया जाएगा। सो अब लिया गया या दिया गया, इस बारे में भी इस वक्त जो है वो काफी इत्तलात जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इसके सिलसिले में ये भी आपको बता दें कि एहतसाब का जो बयानिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बहुत अहम था और कहा जाता था कि ये वो बयानिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वोट लेकर इख्तिदार में आई थी। शहजाद अकबर की जाने से और उनके 4 साल 3 साल की जो 3.5 साल की कारकर्दगी है, उसके बाद जाहिर है उसको बहुत बड़ा धचका जरूर लगाया और वो तमाम चीजें जो कि इससे पहले हुई थी, वो बड़े बड़े केसेस जिनकी वो रोज आके टेलीविजन पे बात करते थे, भले वो नवाज शरीफ के केसेस हों, शहबाज शरीफ के केसेस हों, आसिफ जरदारी साहब के केसेस हों या वो किसी और के केसेस हों, तमाम जो बड़े बड़े केसेस थे उनके बारे में उनको कोई खास जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ सकी, उनके लिए हाथ नहीं आ सकी। और यहाँ तक कि बरतानिया की एक अदालत ने डी फ्रीज भी कर दिया शहबाज शरीफ के जो असासे थे, उनके हवाले से एक बड़ा फैसला भी लंदन से आया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मलिक रियाज के खिलाफ भी एक फैसला जो है वो आ चुका था। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन ये जो मामलात हैं इससे जाहिर है हुकूमत का जो एक बयानिया है उसको एक नुकसान जरूर कहा जाता है कि मिला है। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुर्शीद शाह साहब का फैसला, तफसीली फैसला जारी किया गया है, उसमें भी ये बताया गया है कि खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ जो है वो सबूत नहीं थे और रेफरेंस तैयार नहीं हो सका। 2 साल के करीब खुर्शीद शाह जो है वो जेल में रहे, लेकिन उसके बावजूद जो रेफरेंसेज है वो नहीं बन सके। बहरहाल इसका क्या असर होगा, ये इस्तीफे कितना असरअंदाज होंगे हुकूमती कारकर्दगी और हुकूमत के बारे में परसेप्शन के हवाले से, इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। ये याद रहे कि कल वजीर आजम ने अपना जो कौम से सवालों की सूरत खिताब किया था उसके अंदर अदालतों को भी मुर्दे इल्जाम ठहराया था और ये कहा था कि अदालतें जो हैं वो शहबाज शरीफ का मामला या उनका जो केस है उसको बार बार उसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो समाअत करें और उसके जो फैसले हैं वो करें। एक डेस्परेशन जरूर नजर आती है कि किसी तरीके से जो है वो अपोजिशन को और खास करके शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं वो तेज किए जाएं। इसमें उनको कामयाबी मिली नहीं मिली, मिल सकेगी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ने आज एक खत शहबाज शरीफ साहब को लिख दिया है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उनको पेश की जाए, अदरवाइज ये है कि उनको तौहीन अदालत का जो मुकदमा है उसका सामना करना पड़ेगा। सो कल की अगर प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू को सामने रखा जाए और आज का अटॉर्नी जनरल का खत, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो नजर आता दिखाई देता है। और कॉन्टेक्स्ट तो असद उमर साहब के एक इंटरव्यू का भी है जो कि बहुत ही अहम इंटरव्यू उन्होंने हाल ही में दिया था। उसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे क्योंकि उन्होंने इसमें कहा था कि नवाज शरीफ साहब को के जाने का फैसला कुल्ली तौर पर जो है वो वजीर आजम का था। काबीना के अंदर भी डिवाइड मौजूद थी, उसके बावजूद वजीर आजम ने जाने की इजाजत दी। अलबत्ता ये उन्होंने तस्दीक करते हुए ये कहा, बाद में भी एक्सप्लेनेशन दी कि ये कुछ रिपोर्ट्स जो थी वो जाली जरूर थी, लेकिन ये फैसला कि उनको बाहर भिजवाया जाए ये वजीर आजम का था। कल वजीर आजम का जो खिताब है वो भी अब बहुत ज्यादा जेर गर्दिश है और उसके अंदर भी बहुत बातें की जा रही हैं जिसमें उन्होंने कुछ अहम पैगामात दिए हैं। वो किसके नाम दिए ये भी बहुत अहम सवाल है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो बाहर निकल आए तो इसका मतलब ये होगा यानी उनको इक़्तिदार से बाहर आना पड़ा तो वो ज्यादा खतरनाक होंगे। क्या कहा था वजीर आजम ने, आपकी याद दहानी के लिए जरा सुनवाई देते हैं। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई परसों गई। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पे निकलना है। कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे, वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए,
یہ لاوا پک رہا ہے اور خطرناک ہوں گے. وہ کس کے لیے خطرناک ہوں گے, وہ کس کے لیے پیغام دے رہے ہیں, یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بھی پوچھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, چونکہ لوگوں کی عوام کی بات ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ ایک ہفتے سے ٹریکٹر ٹرالی جو احتجاج ہے کسانوں کا وہ بھی شروع کر رکھا ہے. اور آج اس سلسلے کی ایک اہم کڑی جو تھی وہ ملک بھر میں ٹریکٹر ٹرالیوں کا احتجاج تھا, کسانوں کا احتجاج تھا جو کہ سڑکوں پہ آئے تھے. اور بلاول بھٹو صاحب نے اس سلسلے میں حیدرآباد میں بھی ایک ریلی سے خطاب کیا, اس میں بھی انہوں نے حکومت کی رخصتی کی ایک مرتبہ پھر بات کی. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. موجودہ حکومت کا کوئی فکر ہے نہ ماضی کا حکومت کا فکر تھا, بس بہت ہو چکا ہے. اب ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی حل ہے. اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو ہم نے عمران کو بکانا ہے, عمران کو نکالنا ہے. 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے, ہم اسلام آباد پہنچیں گے. کیا 27 فروری کے لانگ مارچ یا آج کے جو احتجاج ہیں, اس کے بعد کے احتجاج ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اہم ہوں گے اور کیا وہ حکومت کو گھر بھیج سکیں گے, یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھے ایک لائے عمل کی طرف بڑھ رہی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹیاں اجلاس کر رہی ہیں کچھ قومی اسمبلی کے اندر, یعنی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہیں اس کے اوپر بات کر رہی ہے. دوسری جانب سڑکوں کے اوپر مارچ کا یا احتجاج کا جو پلان ہے وہ بھی بنایا گیا ہے. پی ڈی ایم کا کل بہت اہم اجلاس ہوگا, پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, شریک چیئرمین ہیں, ان کی گفتگو بھی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جاری ہے. کیا ان کی واپسی ہو سکتی ہے, پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پہ ہو سکتی ہے, وہ حکومت کو کیسے گھر بھیج سکتی ہے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس پہ آج بات کریں گے. لیکن جب اپوزیشن کے احتجاج کی بات ہو رہی ہے, آج شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بہت ہی اہم بیان فلور آف دا ہاؤس یعنی سینٹ کے فلور پہ دیا ہے. وہ کیا ہے ذرا سنیے گا. فضل الرحمان صاحب پہ 3 دہشت گرد, میرے پہ 3 دہشت گرد حملے ہوئے, ان پہ ہوئے. جس دن بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, رات کو ان کو گزارش کی گئی پنڈی میں نہ جلسہ کریں. میں ان کو کہوں گا کہ 23 مارچ کو آپ کے راستے بند ہوں گے, ٹینک آ رہے ہوں گے, توپ خانہ آ رہا ہوگا, کوئی ایسی مستی کوئی کرائے کا ایجنٹ کر دے گا. میں ڈرا نہیں رہا, بڑے شوق سے آ جاؤ یار, آپ 23 کی بجائے 27 کو آ جائیں. میں نے کہا بھئی بلاول کے 4 دن اور 6 دن بعد آ جائیں. آدھا اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا, جیمر ہوں گے, فون بند ہوں گے. 15 اگست سے لے کے آج تک دہشت گردی کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, کوئی مذاکرات اب نہیں ہو رہے. جو لوگ ایسے سخت مطالبے کریں جو پاکستان کی سالمیت سے ٹکرانے والے ہوں تو پھر ان سے تو ٹکرایا جائے گا نا. اہم بات یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب خبردار کر رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں. اس کے ان تمام معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہوں گے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. پہلے قاہرہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے, وزیر اعظم نے جو کل خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں باہر نکلا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, آپ کے خیال میں ان کا یہ پیغام کس کے نام ہے؟ دیکھیے آسما, اپوزیشن کی حد تک تو انہوں نے کیس بنانے تھے بنا دیے, انہوں نے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا تھا ڈال دیا. 2 سال 2.5 سال 15 مہینے وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے اور ریفرنسز نہیں بنے. جن کے ریفرنسز بنے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے. عدالتوں میں جب وہ کیسز گئے ہیں ہائی کورٹوں میں, نیب کی عدالتوں میں یا سپریم کورٹ میں, تو جج صاحبان کے آپ کے سامنے ہے, اور ان کے جو فیصلے آئے ہیں مختلف بیلز میں یا مختلف پٹیشنز میں, وہ بھی آپ جانتی ہیں کہ ان میں کتنی جان ہے. سو یہ جو وزیر اعظم صاحب کی بات ہے کہ جی میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, کیا کر لیں گے, آپ بندوق لے کے نکل پڑیں گے کیا؟ یہ حکومت آپ کے پاس ہے, ادارے آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس مکمل طور پہ اختیار ہے, آپ کو تمام ریاستی اداروں کی سپورٹ حاصل تھی. اس کے باوجود آپ ایک بندے سے ایک پائی اس کے اوپر ثابت نہیں کر سکے, اسے کیس ریکور نہیں کر سکے. اور عالم یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کام نہیں کر رہی, تو آپ کی پروسیکیوشن کا اگر قصور ہے تو آپ یہ بتائیں قوم کو کہ آپ نے پروسیکیوشن کو امپروو کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا. نیب کے قوانین میں اگر کوئی حکم تھا
अदालती प्रोसेस में सुकून था, तो आपने उसको ठीक करने के तो लिए लेकिन क्या कायर किया? साहब वो ये कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे आऊंगा, इसका मतलब ये है कि वो धमकी दे रहे हैं। ये धमकी किसके लिए है जिसको कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि अपोजिशन को तो ये धमकी दी नहीं जा सकती। तो क्या आप समझते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अपोजिशन के खिलाफ तो जो कुछ वो कर सकते थे वो हुकूमत में बैठ के उन्होंने कर लिया। अब वो अपोजिशन में बैठ के कौन सा काम करेंगे जी, जो हुकूमत में बैठ के आप नहीं कर सके। अदालतें जो अदालतों में आप केस प्रूव नहीं कर सके, नैब आपके पास, FIA आपके पास, क्या क्या नहीं किया आपने। और उसके बाद अगर आप अपोजिशन में चले गए तो फिर तो आपको अपनी जमात ढूंढनी पड़ेगी। इनको तो ये समझ नहीं है खान साहब को, जिस दिन ये हुकूमत में ना रहे, ये वो कहते हैं ना आसमां के सामन के अंदर को हरा हरा ही नजर आता है। अच्छा, लेकिन कायर साहब उनके साथ जाहिर है कि एक बड़ा अहम उन्होंने दौर गुजारा है। वो एक सफे की हुकूमत थी, उनको पूरी सपोर्ट हासिल थी, तमाम इदारे उनके पीछे खड़े थे। अब आपको लगता है कि वो पीछे नहीं है? अब आपको लगता है वो इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब अपोजिशन कहती है कि हम उनको घर भेज देंगे? मुझे तो नहीं पता जी वो न्यूट्रल हुए हैं कि नहीं हुए, वो जब होंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी, मुझे भी। लेकिन ये बात वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं और हमें न्यूट्रल रखा जाए, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। ये की समझ आ जाएगी सबको। लेकिन एक बात बहरहाल है कि खान साहब धमकियां आप सबको दे रहे हैं। अपोजिशन की हद तक तो उन धमकियों की जरूरत इसलिए नहीं है और वो बेईमानी है कि जो काम अपोजिशन के खिलाफ वो कर सकते हैं, वो रायामा के लिए भी मीडिया उनके पास था। उनके मीडिया के भी, आप मीडिया वाले हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके ऊपर कितने दबाव रहे 3.5 साल से कि आपने कैसे चलाना है, आप हुकूमत के खिलाफ कितनी बातें करनी है, कितनी नहीं करनी है। तो उनको मीडिया की तरफ से भी सपोर्ट रही या सपोर्ट दिलवाई गई, इसी तरह उनको बाकी इदारों की तरफ से भी रही, उनके पास मुकम्मल इख्तियार रहा, अवामी सपोर्ट भी रही। तो क्या कर पाए? अब मुझे नहीं समझ आई कि वो अपोजिशन को क्या कहेंगे कि आज मैं गवर्नमेंट में बैठ के FIA, नैब, ये इदारे सब कुछ होते हुए मैं कुछ नहीं कर सका, मैं मीडिया के होते हुए केसेस प्रूव नहीं कर सका, अब मैं अपोजिशन में हूंगा तो बाहर आके बातें करूंगा। तो कायरा साहब, आपने आज भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज का बड़ा अच्छा शो था, बड़ा रीजनेबल शोज आपने किए सर, लेकिन क्या आप हुकूमत को घर भेज सकते हैं? जी, एक अहम बात जी, और वो ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कहनियां थी इन्हों तो सुनानियां नौ, शायद कोई ऐसी सुनो। तो आप कह रहे हैं कि आपने हुकूमत को घर भेजना है। बिलावल साहब को आपने सुना, आप अच्छे शोज किए आज, हमने देखे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप एहतजाज करके इमरान खान साहब को घर भेज सकते हैं या बाकायदा कोई लाएअमल की जरूरत है आपको? असमा पहली बात तो यह है कि हमने मोबिलाइजेशन, हमने अवामी रायनामा हमवार करने के लिए किया, अवाम की रायनामा को इकट्ठा करने के लिए किया। मोबिलाइजेशन इसी तरह होती है, आप एकदम हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस करके तो जो बड़ा दबाव तो खड़ा नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए यही तरीका होता है। हाँ, आज तो था किसानों का, इस वक्त किसानों का जो हाल है, उनको खाद नहीं मिल रही, बिजली महंगी है, गैस तेल महंगा है, उनके लिए मतलब चीजें अजाब हो गई। और वो अपनी फसल के लिए अगर खाद मांगे तो ना उनको यूरिया मिलता है, ना उनको DAP मिल रही है, बहुत महंगी है, अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। हुकूमत के दावे अपनी जगह के, जी नहीं खाद हमारे पास पूरी है, ये वैसे ही दावे हैं जैसे कहते थे कि हमने बम्पर क्रॉप गंदम की आ गई है और उसके बाद हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। बम्पर क्रॉप हमारे पास चीनी की आ गई है और हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये हुकूमत के दावे बड़े अजीबोगरीब होते हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि अब ये घबराहट के आलम में है, इनके पास चीजों का सोल्यूशन कोई नहीं है किसी भी तरह का। तो कायर साहब, आप अपोजिशन के साथ इकट्ठे तो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए अभी तक, आप लोगों के राब्ते जरूर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि PDM का जो कल का इजलास है उसमें पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए बात हो सकती है, आप लोग वापस आ सकते हैं? मुझे तो नहीं पता जी, मैं इसके बारे में कुछ बात क्या प्रेडिक्ट करूं, ना ही मुझे करनी चाहिए। लेकिन एक बात के अगर अपोजिशन इकट्ठी होती तो ज्यादा बड़ा दबाव हो सकता था। हम अपना दबाव बढ़ाएंगे, हम अवामी रायनामा हमवार करेंगे, हम हुकूमत के ऊपर, हुकूमत के इत्तेहादियों के ऊपर, उनके मेंबरान के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे कि वो अपनी हुकूमत का साथ छोड़ें, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने डाल दिया है। और हम तवक्को करते हैं कि अपोजिशन की दीगर जमातें भी इसमें तावन करेंगी। 23 मार्च हमारे दानिश में बहुत लेट है। और असमा आखिरी गुजारिश ये भी है कि एक अपोजिशन की सियासी जमात के तौर पे मेरे पास, यानी पीपल्स पार्टी के पास या दीगर अपोजिशन की जमातों के पास इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के अलावा क्या रास्ता है? क्या हम बैठ जाएं
कि ये हुकूमत नहीं जाएगी जी, बस आप इसके साथ ही भुगते। हम लोगों को उम्मीद दिलाएंगे, हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और लोग हमारे कहने पे नहीं, हमें इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, लोग अपनी जिंदगी में जो आग लगी हुई है उससे जान छुड़ाने के लिए इस हुक्मरान को निकालने की कोशिश करेंगे। और आखिरी सवाल कायरा साहब, क्या आप हाउस के अंदर यानी कि स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद जो है वो भी लाने के लिए अपोजिशन से बात कर सकते हैं? खुद पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव ले सकती है या ले चुकी है? पार्टी तो जी में आसमान बड़ा, हमारा तो बड़ा पहले से मौक़िफ़ है। हम तो ये कह रहे थे, बल्कि इसी मामले में तो हमारा पीडीएम में इख्तलाफ हुआ था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। जो हमारा पीडीएम का जो चार्टर था या जो हमारा यादाश्त थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, उसका भी जो सेकंड लास्ट पॉइंट अब यही था, और हमारा तजर्बा भी यही है। उससे पहले सेनेट में हमने कहा कि इलेक्शन लड़े, वो हमारा तजर्बा था, कामयाब हुआ। उससे पहले हमने कहा कि बाई इलेक्शन लड़े, हमारा तजर्बा था, कामयाब हुआ। ये भी हम कह रहे थे। अब भी हमारे दोस्त अगर राजी हुए हैं तो ये अच्छा, यही एक वाहिद रास्ता है, और हुकूमत हटाने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और न ही हम किसी गैर आईनी तरीकाकार की बात कर रहे हैं, ना किसी और को दावत दे रहे हैं, ना किसी और से मुतालबे कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एहतजाजी प्रोग्राम है वो क्या है और उनका मकसद क्या है, लाएअमल क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल बहुत अहम इजलास है, उस पर भी उनसे पूछेंगे, और लाएअमल PMLN का क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर ये बताइएगा कि आज आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इससे पहले कि इस बात पे आऊं कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा अगर मैं बाहर निकलूंगा, ये इस्तीफा जो है इसको आप किस पैराए में देखते हैं? वजीर आजम साहब खतरनाक साबित हुए शहजाद अकबर साहब के लिए। ये जो शीन निकाल रहे थे, शीन निकल ही गया। अच्छा, शहजाद अकबर के शीन आप कह रहे हैं? शीन निकल। मैं देखिए, ये मैं पहले दिन से ही पूछ रहा हूँ कि ये आदमी करता क्या है। तो ये आपने इसको रखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का मुशीर, यहाँ कोई 20 के करीब मुशीर और SAPM है, तो अकाउंटेबिलिटी तो नैब है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये आदमी करता क्या है? ये यहीं से सारी बात जो है वो जाहिर होती है कि ये नैब जो था ये इंडिपेंडेंट नहीं था, ये इसको PM ऑफिस से चलाते थे और ये साहब उसको चलाने वाले थे। तो अब 4 साल बाद इनको पता चला है कि कोई करप्शन तो हुई नहीं है, तो जो झूठे केस उन्होंने बनाए थे उनसे कुछ निकला नहीं है, तो अब इसको फारिग करके तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्लेम अगर अभी तक नहीं किया तो कर लेंगे क्लेम कि देखें ये आदमी नालायक है, मैंने उसको निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि वो डिलीवर अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स डिलीवर नहीं कर सके, तो अब उनको और नौकरी दे देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि कोई और क्या नौकरी मिल सकती है? कोई दे देंगे लगा देंगे मुझे नहीं पता, शायद बिजली का महकमा दे देंगे, तुम बिजली का महकमा चला लो। यहाँ तो जो वजीर निकाला जाता है उसको बेहतर महकमा दे देते। तो हम ये समझे कि PTI का जो बयानिया था एहतसाब का वो नाकाम हुआ है, या उन केसों में जान नहीं थी या जान मौजूद थी मगर ये नाअहल थे? हम क्या समझे कि मैं क्यों? तो बार बार कहता हूँ जरा केस दिखाएं ना, कौन से शहजाद अकबर साहब जा रहे हैं आज 3.5 साल के बाद, और उन्होंने यकीनन इस मुल्क से अगर करोड़ों से लाखों की तनख्वाह तो जरूर ली होगी और खर्चे भी किए होंगे, ब्रॉडशीट में भी इनका नाम आता है, तो ये जाते हुए बता दें कि इन्होंने कौन से केस बनाए हैं, कौन सा इन्होंने यहाँ पर अमल ऐसा किया है जिसे एहतसाब हुआ है, और ये जाते हुए ये भी बता दें कि इनके साथी आज कितने हैं। अच्छा, ये आप मुतालबा कर रहे हैं कि ये मुतालबा मेरा चेयरमैन नैब से भी है और इनसे भी है कि ये जरा लिख के दे जाएं पाकिस्तान के अवाम के लिए कि आज इनके असासे कितने हैं। तो दोनों हजरात आप पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से पूछ, पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म तो बंद है। पार्लियामेंट तो स्पीकर साहब बिल्कुल उनकी तो जान निकली रहती है, तो वहां तो कोई पार्लियामान तो है नहीं, तो वहां जहां किसी की इज्जत ही ना हो, स्पीकर बात ही ना करने दे, स्पीकर उठ के भाग जाए, तो वहां पर क्या पार्लियामान है? तो ये जरूरत भी है, और ये जो हजरात एहतसाब करते हैं, ये चूंकि ये हमसे पूछा गया, तो मैंने 85 तक का अपने तमाम खर्चे, आमदन, असासे सब लिख के दिए। अच्छा, ये हजरात मैं सिर्फ कह रहा हूं आज लिख के दे जाएं कि इनके पास आज है क्या।
अच्छा, ये तो खैर जी, दोनों लिख के मुतालबा है जी, आपका। जी, एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ आप उनसे पूछ रहे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछ रहे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो एहतसाब नहीं करते ना, वो तो जब उनका वक्त आएगा वो तो जमा करा दिए थे हर साल, वो तो जमा कराते हैं। लेकिन आपने देखा कि कल उन्होंने कहा कि अदालतें जो है वो नहीं सुनती, सही तरीके से मामलात सामने नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत शहबाज शरीफ साहब का रोज समाअत करे। तो इसका मतलब कह रहा हूँ जरा ये केस तो बता दें, केस है क्या, कौन सी करप्शन? नवाज शरीफ साहब पे कोई करप्शन का केस है? शहबाज शरीफ पे करप्शन का केस है? वो तो हुदैबिया और वो सारे वगैरह के ऊपर वो तो पुराने तमाशे हैं। एक आदमी 5-4 साल मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है माजी करीब में, कोई उस हुकूमत का करप्शन का केस निकाल लें, पूरी हुकूमत का रिकॉर्ड आपके पास है, आप निकाल लें। उससे पहले के जो दो हुकूमत के दौर में अभी ये जो टीटीओ वाली रोज ये शहजाद अकबर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक प्रोग्राम में आ जाते थे, उसमें भी बताते थे कि ये हमारे पास ये टीटियां आ गई, ये मोची के नाम, ये मालिक के नाम, ये ड्राइवर के नाम, ये रिक्शे वाले के नाम। ये सारी बातें तो ऐसे हवा में तो नहीं वो करते। हवा में थी, कुछ आया है आपके सामने, कुछ आया है ये बता देना। और कौन सा गैर कानूनी काम हुआ है? ये कहते थे लंदन में बड़े प्रूफ मौजूद है, लंदन जाके बैठे रहे सारे लोग, करोड़ों रुपया इस मुल्क का खर्च कर दिया। फिर यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जी हमने वो बड़ा ढूंढ लिया जी, मिल गया जी, कभी नैब को देंगे, कभी FIA को देंगे, आज खुद सारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म खुश थे उनकी कारकर्दगी से, उस वक्त तक तो बहुत खुश थे, उसके बाद अब अचानक क्या हुआ है ये तो खैर नहीं पता। ये भी बड़ा मुहिम्मा है। अच्छा, एक दिन सामने पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। तो आपको कुछ मालूमात है इसके बारे में? बहुत सी बातें बाजार में चल रही हैं। अच्छा। मैं बाजारी बातों में नहीं जाता, लेकिन हकीकत ये है अच्छा कि मेरा तो इन लोगों से सवाल ये है कि ये लोग वो लोग हैं जो ना माजी में इस मुल्क के लिए कुछ किया है इन्होंने, 3 साल आकर बैठे रहे हैं। और मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ, पहले जहाज पर चढ़ के लोग भागेंगे यहाँ से। अच्छा, अब ये आपने चूंकि भागने की बात की है, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैंने पूछना है कि कल प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब, सवालों के जवाब में खिताब था, उसमें उन्होंने कुछ मुझे क्यों निकाला, या अगर मुझे निकाला का जो नैरेटिव है वो बयान किया है, उसके पीछे क्या है, और अब्बासी साहब क्या वाकई मुलाकातें कर रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, अब ये जो सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने कल, बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हो रही है, लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया, मरियम बीबी ने दिया, आप सब लोगों ने, लेकिन क्या वजह है कि उनको ये कहना पड़ा कि अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं ज्यादा खतरनाक साबित हूँ? कौन निकालेगा उनको? ये पहले अनोखे, इस हुकूमत की हर बात ये अनोखी है। वज़ीर साहब ये अनोखी बातें करते हैं। पहले वज़ीर में जो निकालने की बात करते रहते हैं कि मुझे कोई निकाल दिया तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाऊंगा। निकाल तो पाकिस्तान के अवाम ही सकते हैं, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अवाम निकालना चाहते हैं उनको। तंग है, हर आदमी तंग है, और लोग, हर आदमी यही सवाल करता है कि जी इनसे हमारी जान छुड़ाएं। तो लगता है कि शायद उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि हुकूमत नहीं चल रही और अवाम उनके पीछे लगे हैं। अब अवाम को धमकियां देना और तो किसी को धमकी देना पाकिस्तान में मुश्किल काम है। मतलब ये कोई जो डील की खबरें आ रही थी जिसकी तरदीद भी DGI-SPR ने की, लेकिन आपने देखा कि हुकूमत के हलकों से ये खबर बार बार आती रही कि कोई डील हुई है, मुलाकातें हो रही हैं, 4 वज़ीराए आज़म के नाम भी सामने आए, आपका नाम भी उसमें शामिल था PMLN की तरफ से। तो क्या ये दुरुस्त बातें हैं, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया? मैं तो वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत खुश थे, उनका नाम भी आया जब जी कराची से भी काफी उन्होंने कहा कि पहला मेहमान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में होगा। अच्छा। अजीब बातें हैं जी। मैं तो जिस बात का न सिर होता है न पैर होता है। अब वो वज़ीर साहब खुद अतवार के दिन उन्होंने जलवा फरोज हुए टीवी पर, और उन्होंने कहा कि मैं सड़क पे आया तो आपको लोगों को देख लूंगा। आप यकीन करें, ये सड़क पे आए तो अकेले आएंगे। ये अवाम, जो हाल इस मुल्क के अवाम का इस हुकूमत ने कर दिया है और इमरान खान ने कर दिया, इसका पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। जितने झूठ से हुकूमत ने बोले हैं, जो मईशत की तबाही की है, जो हर इदारे को तबाह कर दिया है, इसकी कोई नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अवाम भी उनके साथ आ जाए। आप कह रहे हैं अवाम निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख रही है कि अवाम ने कम ही अवाम निकालते अवाम ही है, चाहे आपको बैलेट बॉक्स में निकालें या उससे पहले निकालें। अवाम के दबाव से ही हुकूमतें जाती हैं। जो हुकूमत अनपॉपुलर हो जाए,
फिर उसका रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये तो भाई साहब आपका बयान है ना, मतलब आप जाहिर है कि आप लीडर हैं, जी, अपोजिशन बिल्कुल, के लीडर हैं, इसका पैमाना क्या है कि वो अनपॉपुलर हो गए? जाहिर है इंतखाबात होंगे, एक हुए केपीके के अंदर बल्दियाती, अभी मई के अंदर यहाँ पे हैं, आप लोगों ने कोई तहरीक नहीं डाली, तहरीक अदम एतमाद की बातें करते रहे, अपोजिशन की तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं रही इस तरह से। नहीं, देखिए, तहरीक अदम एतमाद तो होती है अददी बरतरी पर। तो वो मैंने हमेशा कहा है कि जब ये बैसाखियां हटेंगी इस निजाम में से, जो एक गैर आईनी मुदाखलत निजाम में रही है, इलेक्शन जो चोरी हुए उसके बाद से जो हाइब्रिड निजाम चला है, या गैर आईनी मुदाखलत हटेगी तो हुकूमत नहीं रह सकती। मैं हकीकत से कहता हूँ, ये कोई यानी कोई अपोजिशन का क्लेम नहीं है, ये हकायक हैं। क्योंकि जो इत्तेहादी हैं, जो बहुत से अपने एमएनए भी पीटीआई के, वो ये जानते हैं कि जिस तरह जिन बिलों को उन्होंने सपोर्ट किया है, जो अभी ये मिनी बजट के नाम से जो बिल आया, जी, जिसने अवाम पर 700 अरब का बोझ इजाफी डाल दिया, तो महंगाई तो होगी। तो वो लोग जानते हैं कि हम अब हल्के में जाने के काबिल नहीं है। अगर हम पीटीआई की टिकट पर गए तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि सियासत में हमें कहाँ जाना चाहिए। लेकिन बस अब इसका तो कुछ पैमाना तो होगा ना, जैसे अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाते हैं और बर्तरी साबित हो जाती है कि नहीं है, तो फिर तो चले आप मतलब उनकी बर्तरी नहीं इस वक्त मौजूद, तो जाहिर है हुकूमत को धचका लगेगा। फिर आप सड़कों पे आते हैं या इलेक्शन होते हैं, तो ये तीन चीजें हैं ना जिससे पैमाना पता चलेगा। और फिर आप ये जब कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं रहे और यकीन कैसे आएगा, तो वो पैमाना आपके पास क्या है सर? देखिए, वो पैमाना के बैसाखी हटी है नहीं हटी वो भी नजर आ जाता है। लेकिन जो बड़ा पैमाना होता है, जब आप पार्लियामान में बैठते हैं तो जो हुकूमती बेंच का एमएनए बात करता है, जो वजीर बातें करते हैं, जो इत्तेहादी बातें करते हैं, वो इतनी खौफनाक हैं कि मैं तो हैरान हूं कि ये बैसाखियां कैसे कायम है अभी तक। नहीं, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड करते होंगे ना सर, या जी, ऑफ द रिकॉर्ड ही होती है ना, तो हमसे तो बड़ा ओपनली बात करते हैं। जब हम भी हुकूमत में थे हम भी बात करते थे, शिकायत रहती हैं, बट जिस किस्म की शिकायत आज हैं, लोग कहते हैं हमारी सियासत खत्म हो गई है, हम इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। तो आप और शेख रशीद साहब एक पेज पे आप कहते हैं कि सर पे हाथ अभी भी मौजूद है, शेख साहब भी यही कहते हैं। बैसाखियां हैं, सर पे हाथ तो मुख्तलिफ चीज होती है। बैसाखियां हैं, कुछ मजबूरियां होंगी, हुकूमत कायम है, तो बहरहाल ये मामला ज्यादा देर चल नहीं सकता। तो फिर क्योंकि कैसे जो आज अवाम का दबाव है, जो मईशत की हालत है, ये मामला ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। उसको कैसे आप कह रहे हैं कि चल नहीं सकता? पीपल्स पार्टी तो 27 फरवरी को आ रही है, आपका 23 मार्च है, जो कि पीपल्स पार्टी कहती है बहुत लंबा है, तो कल आपका इजलास भी है, क्या आपके पास फॉर्मूला है फिर के निकालना है? देखिए, पीडीएम और मुशावरत, देखिए ये जो लॉन्ग मार्च है एहतजाज का तरीका है। हमने जलसे भी किए, रैलीज भी की, हमने सेमिनार भी किए, हर जो तरीका जमहूरी होता है उसको अपनाया है। और जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें भी आपने एक अक्स देखा है, जो बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर भी शायद हमारी तारीख में कोई हुकूमत भी इतने तसलसल से बाई इलेक्शन नहीं हारी जो ये हुकूमत हारी है। और वैसे भी आप ये नीचे बाजार है छोटा सा, आप निकल जाएं जरा, यहाँ लोगों से बात कर लें। मैं भी गाड़ी पार की तो 3 आदमी ने पूछा यार कब तुम्हारी जान छुड़ाएंगे, ऐसा हमने कभी सियासत में नहीं देखा। तो ये जो हालात हैं, इससे कोई भी असरअंदाज हर एक पर होते हैं, और कोई भी असर लेने के बगैर नहीं रह सकता, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमती बेंच के एमएनएज हों, वजीर हों। वजीर बातें करते हैं, यकीन करें वजीर कहते हैं कि हमारी सियासत खत्म हो। लेकिन सर अभी अगर अपोजिशन इकट्ठी होती तो जाहिर है उसका एक और इम्पैक्ट था। अभी कुछ राब्ते आप लोगों के हुए हैं पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो पीडीएम या पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर, या पीडीएम पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार होगी 27 को? पीडीएम एक तहरीक है, और जो पार्लियामानी अपोजिशन है वो इकट्ठी है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हम इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे हमारे फैसले होते हैं। अभी वोटिंग हुई, 162 मेंबरान थे, 162 के 162 वहां पर मौजूद थे, 12 लोग नहीं थे, लेकिन उन सबका अकाउंट फॉर हुआ था ये क्यों मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी कामयाबी है कि आज तकरीबन 3.5 साल हो गए और अपोजिशन मुतहद भी है पार्लियामान के अंदर, और उनके नंबर भी पूरे हैं। लेकिन डेडलॉक सा है, यानी पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का एक डेडलॉक अभी भी है, या आपके ख्याल में बर्फ पिघली है उस सिलसिले में? देखिए, पीडीएम एक तहरीक है, उसका मकसद है कि मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक चले, वरना ये ना अदम एतमाद से फायदा है, ना कुछ और करने से फायदा है, ना इलेक्शनों से फायदा होगा अगर निजाम आइन के मुताबिक नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म को एएनपी और पीपल्स पार्टी ने खुद छोड़ा।
اب وہ اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں حکومت کی، پارلیمان سے باہر ہم بھی کر رہے ہیں، پارلیمان کے اندر ہم اکٹھی کر رہے ہیں، ANP بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کسی مرحلے پہ آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، الگ الگ یہ احتجاج ہوگا؟ اکٹھا ہونا جائے تو بالکل ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو ابھی سب اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپنی تحریک چلا رہی ہے۔ بھائی صاحب، سیاستدان تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، مطلب اگر زرداری صاحب کا رابطہ میاں صاحب سے نہیں ہوا تو میاں صاحب کو کر لینا چاہیے، یا زرداری صاحب کو کر لینا چاہیے، یا مولانا کو بیچ پہ برج بننا چاہیے۔ یہ جو ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک پرابلم ہے، یہ عوام کو کوئی اچھا میسج تو اس پہ نہیں جاتا، اور پھر عوام آپ کو بھی اتنا ہی ذمہ دار سمجھتا ہے۔ نہیں، یہ PMLN یا پیپلز پارٹی کا پرابلم نہیں ہے، یہ ایشو یہ PDM کا مسئلہ ہے۔ ایک تحریک تھی، اس کے اندر سب شامل تھے، اس کا ایک مقصد تھا، تو اس مقصد کی جب اس اعتماد کو توڑا گیا تو اس کے بعد سے پھر PDM میں انہوں نے خود چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی نے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن میں پارلیمان میں ہم اکٹھے ہیں، تو کل کے اجلاس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، یعنی پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا ان کے احتجاجی تحریک کے حوالے سے؟ ہم نے اپنا لانگ مارچ کو دیکھنا ہے، اس کی تیاریوں کو دیکھنا ہے، جو ملک کی سیاسی صورتحال کو دیکھنا ہے، جو معیشت کے معاملات ہیں، اور عدم اعتماد پر بھی ڈسکشن ہوگا۔ عدم اعتماد اپنے وقت پر کیا جاتا ہے کہ، اور اس میں میں کہنا ضرور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں جب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو مصنوعی طور پر سپورٹ ہے یہ ہٹ گئی ہے، بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں، تو عدم اعتماد ایک دن کا کام ہے۔ یعنی وہ آپ نے پیمانہ اتحادیوں کا رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی رابطہ تو اتحادیوں سے نہیں کیا؟ رابطے بھی ہو جائیں گے، رابطے رہے ہیں۔ ہم ابھی جب بل تھا یہ اسٹیٹ بینک کا اور جو منی بجٹ والا، تو ہم نے رابطے کیے تھے اتحادیوں سے۔ تو تحریک عدم اعتماد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہوگی اور لائی بھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، ساری پارلیمان اکٹھی ہو کر فیصلہ کرے گی، ایک جماعت نہیں کر سکتی، PDM اکیلے نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نمبر 162 تو ہیں، اب تو 10 لوگ اور چاہیے۔ تو یہ مگر اگر تحریک آ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ہٹایا جا سکتا ہے، نمبر آپ کے پاس آ جائیں گے؟ جی بالکل، میں بہت نمبر سے بہت زیادہ آئیں گے، 172 آپ کو چاہیے، 162 تو اپوزیشن آج بھی موجود ہے، 10 لوگ آپ کو چاہیے، اور 10 سے بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے، مل سکتے ہیں، یہ مل جائیں گے جی۔ اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے اگر بیساکھیاں نہ نہیں، جب ٹیلی فون کالیں نہ آئیں تو پھر یہ نمبر پورے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسمبلی جو ہے وہ اس میں نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہمیں وہاں ہم جائیں گے یا جانا چاہیے، کیونکہ اس نظام کا حصہ بن کے حکومت چلانے کی کوشش کرنا یہ ایک ناکامی ہوگی، یعنی اور اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے، لیکن نیا لیڈر آف دا ہاؤس یا ہاؤس نہ لائے؟ جی وہ کیسے سر؟ اس کی آئین کے اندر کیا؟ اس کے بعد آپ کے 2 راستے رہ جاتے ہیں، ایک تو آپ ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس چن لیں اور وہ اسمبلی ریزالو کر دے اپنے آئینی اختیارات استعمال کر کے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عدم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے، عدم اعتماد کے بعد ایک اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے، وہ کوئی بھی نہ لے، تو جب یہ ایک ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دے، تو کوئی شخص بھی پارلیمان میں اسمبلی کے اندر اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شک موجود ہے جی، یہ شک بھی موجود ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ کوئی اور نہیں لیتا اور عدم کوئی اعتماد نہیں لے پاتا تو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑتی ہے، پھر عوام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ عوام کے پاس ایک دفعہ، لیکن سر اس کے بعد پھر نگران سیٹ اپ کے لیے پرائم منسٹر ہونا چاہیے جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں، تو وہ اس کا کیا پروسیجر؟ یہ گرے ایریا ہے آئین میں، اس کا اسپیسیفک کلاز موجود نہیں ہے، یہ کورٹس فیصلہ کر دیں گے کہ کوئی نیوٹرل سیٹ اپ بنا دیں گے، ہو سکتا ہے چیف جسٹس خود بن جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 مہینے کے لیے آپ کو ایک نگران سیٹ اپ چاہیے ہوگا۔ تو اس کے بعد لیکن جو ریفارمز آپ چاہتے ہیں جیسے انتخابی اصلاحات ہیں یا باقی جو ریفارمز چاہیے ہوں گی، کیا اپوزیشن اس کے اوپر پھر کوئی اس ہاؤس سے کوئی تبدیلی نہیں کروائے گی؟ دیکھیں یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے حکومت بنائیں، اور اگر انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے جو میرے خیال میں نہیں ہے، آپ تو اگر یہ انشور کر لیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے اور چوری نہیں ہوں گے، تو اور کوئی ایسا
आपको इस्लाहात की जरूरत नहीं है, तो वो भी तरीका आप अपना सकते हैं। लेकिन PMLN चाहती है कि सिर्फ मुख्तसर मुद्दत का वजीर आजम हो दूसरी सूरत में, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। जी जरूरत नहीं है, ना ही होना चाहिए। अब क्या वो वक्त जाया होगा। एक हुकूमत जो है इस निजाम के अंदर जब आएगी, आज एक फ्रेश मैंडेट चाहिए अवाम की तरफ से। नाज़रीन, हम बहुत अहम बात कर रहे हैं साबिक वजीर आजम और ज़ाहिर है कि PDM के इस वक्त अहम तरीन रहनुमाओं में से हैं जनाब अब्बास साहब। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस पे जरूर बात करेंगे कि एक अपोजिशन के जहन में खाका क्या है, उसके ऊपर कोई इत्तफाक मौजूद है कि नहीं, कि इलेक्शंस के लिए क्या टाइम होना चाहिए, तहरीक अदम एतमाद कब आनी चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे मेहमान हैं। सर, ये जो अब आपने कहा कि अपोजिशन ये सोच रही है और इस तरह से किया जाना, इसकी कोई आपने डेडलाइन या कोई टाइम, क्योंकि 1-1.5 साल तो रह गया है इलेक्शन में, 1.5 साल रह गया है, तो कोई जरूरत उसकी महसूस होगी कि आप 1.5 साल में हुकूमत उसको ना पूरी करने दे अपनी मुद्दत? देखिए, मैंने कहा है कि ये हुकूमत आज इसकी अददी बर्तरी जो है मसनूई है, ये बैसाखी हटेगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको तो उसके लिए टाइम पीरियड आपके जहन में? देखिए, टाइम पीरियड वो खुद ही स्टैब्लिश होता है। जब नजर आएगा कि अब नहीं है ये मामला, बैसाखी हट गई है, तो हम मतलब एतमाद कर देंगे। और इस दौरान जो इकॉनमी, बल्कि हुकूमत को आमतौर पर खुद ही एहसास हो जाता है कि हमारी अक्सरियत नहीं रही, वो खुद ही या तो असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं या फिर रिजाइन कर देते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर मुझे निकाला तो मैं खतरनाक। हाँ, हो सकता है इस बात में इसी पे कहा हो, उनको कुछ एहसास हो गया है कि लोग साथ नहीं चल रहे असेंबली के मेंबरान, हो सकता है इस बात। लेकिन अभी कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स भी होनी है आगे कुछ महीनों के अंदर, तो जाहिर है कि उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का होना या वो तो बहुत मैटर करेगा। सर, प्राइम मिनिस्टर नया आ जाएगा, 3 महीने लगते हैं इलेक्शंस में, आज से 3 महीने में 90 डेज के अंदर इलेक्शन होकर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। और इस दौरान चेयरमैन सेनेट का फैसला भी महफूज हुआ है, उनकी वोटिंग का भी, आपको लगता है कि वो भी ये चीजें जी अपना वक्त उनका निकल आता है, उनकी कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में तो हमेशा आपको पता है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इशारे भी वही देती है। टाइमिंग डिपेंड करता है आप कौन सी साइड पे है टाइमिंग के। यहाँ कई फैसले सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो नोटिस लेकर कर देता है, और उससे बहुत ज्यादा संजीदा मसाइल, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, आज 7 साल से लटका हुआ है, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। उसका मुआवजा अगर आप करें, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी गई थी, उनको कन्विक्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर किया था, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा। लेकिन उसके ऊपर भी आप लोग किसी अदालत में तो नहीं गए, इलेक्शन कमीशन में ही है मामला। पहले भी कोई नहीं गया था, सूम मोटो लिया गया था, आज भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। 7 साल वहां पर हो गए, एक कागज PTI ने नहीं दिया। कंपनियों के चेयरमैन है इमरान खान साहब, फॉरेन मुल्कों से, फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए हुए हैं, $2.25 मिलियन दुबई से भेजा गया। कोई ये तो मतलब इसमें तो कोई लंबी चौड़ी पूछने वाली बात नहीं है। और ये सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट का डेटा है, जो कुछ फॉरेन फंडिंग केस में आया है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अब इस सूरत में अगर आप तहरीक अदम एतमाद आती है और आप कहते हैं लोग तैयार भी हैं, आ भी सकते हैं, कुछ इशारे भी होते हैं और वो होंगे अगर, तो ये सब कुछ हो जाएगा, फिर वजीर आजम कौन होगा आपकी जमात में से या इलेक्शन के बाद? पहले अगर ऐसा होता है, आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं, आपकी ये जाती राय है नहीं कि कोई वजीर आजम ना हो? जी, आप इलेक्शन में जाएं, ये बेहतर रास्ता है। ये सिर्फ आपकी राय है ना? नहीं, आप मैं बैठा हूँ मैंने किसी से मशवरा नहीं किया। जमात के अंदर क्या इसके अंदर जमात में हर किस्म की राय होती है, लेकिन अमूमी तौर पर राय यही है कि देखिए इस हुकूमत में जाने का मकसद कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब क्या अचीव करेंगे? आपके पास अवाम का मैंडेट, नया मैंडेट होना चाहिए जो भी हुकूमत बनाए। और अगर हुकूमत के अंदर से कोई आता है, कोई बन जाता है वजीर आजम और वो एतमाद का वोट लेता है, तो जैसे बलूचिस्तान में वजीर आला हटाए गए, नए आए, एतमाद का वोट लिया उन्होंने, सब पार्टियों ने बाप को सपोर्ट किया। वो खुद तब्दीली अगर करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो नंबर्स मौजूद हैं कि इस हाउस के अंदर से कोई तब्दील कर ले PTI के लिए। जी, तो फिर ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो आगे आ रहा है, सब और ज्यादा महंगाई आ रही है, इसके लिए अपोजिशन के पास क्या लाए? ये चैलेंजेस हैं, ये हमारे मुल्क के चैलेंजेस हैं। आपको फोकस करना है ग्रोथ पर। पाकिस्तान के किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के
مسائل کا ایک ہی حل ہوتا ہے، وہ گروتھ ہے۔ تو وہ 5.3 تو انہوں نے کی ہے نا سر، وہ تو آپ کی مفتاح صاحب نے بھی مانا کہ 5.3 تو ہے، لیکن میں کہتا ہوں 15.3 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو پرانا پیمانہ تھا اس پر ہم نے جب 2018 میں حکومت چھوڑی ہے تو ملک کا جو جی ڈی پی تھی وہ 318 بلین ڈالر تھی۔ آج جو جی ڈی پی ہے وہ 280 سے تھوڑی سی اوپر ہے، یعنی آپ آج 4 سال گزرنے کے بعد بھی آپ 318 میں نہیں پہنچیں گے، یعنی 4 سال میں آپ نے ملک نے کوئی ترقی نہیں کی، پیچھے ہی گیا ہے۔ اب آپ نے پیمانہ بدل دیا، آپ کہتے ہیں جی ڈی پی 347 ہو گئی ہے۔ جب آپ یہ 347 کی بات کرتے ہیں تو پھر 218 میں اسی پیمانے پر جی ڈی پی 390 کے قریب تھی، تو آج بھی آپ 4 سال کے بعد بھی 218 کو نہیں پہنچیں گے، یعنی پاکستان نے 4 سال میں کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ آپ کی گروتھ نہیں ہوئی، ترقی نہیں ہوئی، اور قرضے آپ نے بہت زیادہ لاد دیے ملک پر۔ یہ حقیقت ہے آج کی اگلی آخری سوال سر، اگلی جو بھی حکومت آئے وہ اکیلے چلا سکے گی ملک یا سب پارٹیوں کو مل کے اپوزیشن کی یا ان کو چلانا پڑے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ ہمیشہ انکلوسیو ہونی چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے نا گورنمنٹ کا کہ اپوزیشن کو دھمکیاں دو، گالیاں نکالو، ان کو حد تک کرو، ان پر کیس بناؤ، جیلوں میں ڈالو، یہ نہیں چلتا۔ یہ ان 4 سالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا۔ انکلوسیو آف 2-3 گورنمنٹس پارٹیز، انکلوسیو آف ایوری پارٹی، اچھا، اپوزیشن کو بھی اعتماد ملے ہر کام میں، اور ہم نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ حکومت پارٹی تھی جس کی حکومت توڑ دی گئی، اس کے بعد بھی آخری 20 دن میں ہم نے ملک میں آئینی ترمیم کی، اس میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، ہر جماعت ہمارے ساتھ۔ لیکن جو حکومت سازی ہے اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا؟ جی بالکل، جو اتحادی ہیں آپ کے، ان کے ساتھ مل کر حکومت کرنی چاہیے۔ آپ بے شک آپ کی میجورٹی ہو بھی، ایک بہتر ہوتا ہے کہ ایک وائڈ اسپریڈ سپورٹ آپ کے پاس ہو۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے تھے کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اہم اجلاس، جس میں کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی بات کی جائے گی اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ جب جناب قمر زمان کائرہ صاحب بھی اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی بتا رہے تھے، کیا جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک صفحے پہ آ کے، ایک پیج پہ آ کے وہ عوام کے لیے بات کر سکیں گی، نہیں کر سکیں گی، اور کوئی لائے عمل بھی بیان کر سکیں گی کہ نہیں، اس کے عوام منتظر ضرور رہیں گے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔